20 साल लंबी लड़ाई के बाद हमने मुल्क को आज़ाद कर लिया है और फॉरेनर्स यानी विदेशियों को मुल्क से बाहर निकाल दिया है। अफगानिस्तान की सत्ता दोबारा हासिल करने के बाद तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काबुल में कैमरों के सामने पहली बार आए तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही है। उन्होंने आगे खुद मीडिया से कहा कि मीडिया को हमारी कमियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान की अच्छे तरह से खिदमत कर सकें। लेकिन मीडिया को यह ध्यान में रखना होगा कि इस्लामी वैल्यूज के खिलाफ कोई काम ना हो। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने साफ किया कि उनकी हुकूमत के दौरान प्राइवेट मीडिया पहले की तरह ही काम करता रहेगा और तालिबान शरिया सिस्टम के तहत औरतों के हक तय करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। उन्होंने कहा कि औरतें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम औरतों को अपने सिस्टम के अंदर काम करने और पढ़ने की इजाज़त देने जा रहे हैं। औरतें हमारी सोसाइटी और हमारे ढांचे के अंदर अब बहुत एक्टिव होने जा रही हैं। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर आगे कहा कि हम ये तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब जंग का मैदान नहीं रह गया है। हमने उन सभी को माफ कर दिया है जिन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। अब हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक जमाने से फॉरेन यानी विदेशी ताकतों के लिए मैदान जंग रहा है, जहां से वो अपनी ताकत आजमाते रहे हैं। 19वीं सेंचुरी में सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन और रशिया की दुश्मनी, जिसे द ग्रेट गेम भी कहा जाता था, उस ग्रेट गेम का अफगानिस्तान गंवा रहा है। लेकिन 200 साल बाद अब अफगानिस्तान एक बार फिर बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और शायद ये दौर इंटरनेशनल सियासत में होने वाले बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है। द ग्रेट गेम 100 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरह की लड़ाई हमेशा चलती रही और वही सियासी तमाशा अफगानिस्तान के सत्ता में तालिबान के दोबारा लौटने के बाद भी जारी है। दरअसल पिछले 4 दशकों से अफगानिस्तान में जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें अब रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की इक्वेशन बदल गई है। अफगानिस्तान पर दबदबा बनाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका के बीच भी सियासी कंपटीशन जारी था। मोदी सरकार इस सियासी तमाशे में अमेरिका के साथ थी और 2 नए प्लेयर्स जो अफगानिस्तान को लेकर रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की इक्वेशन को बदल रहे हैं, उनका नाम है चाइना और ईरान। आपको बता दूं, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान ये 4 वो चुनिंदा मुल्क हैं जिनकी एम्बेसी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी खुली हुई है और पूरी तरह काम कर रही है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान से दूसरे मुल्क अपने डिप्लोमेट्स और हैरान परेशान लोगों को निकालने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान का तालिबान के लिए नरम रवैया भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। चाइना अफगानिस्तान में अमन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पॉजिटिव रोल निभाना चाहता है। यह बयान चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हुआ चुनयांग का है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अभी जो हो रहा है अफगानिस्तान में, वहां गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं उन लोगों ने। आप जब किसी के कल्चर को अपनाते हैं तो आप मानने लगते हैं कि वो कल्चर, वो संस्कृति आपसे ऊंची है और आखिर में आप उसके गुलाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या मोदी सरकार को घेरने के लिए चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि चाइना ने ऑफिशियल तौर पर कह दिया है कि वो तालिबान के साथ दोस्ती और सहयोग का रिश्ता रखना चाहता है। हालांकि चाइना ने अब तक तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दी है, पर इस स्टेटमेंट से उसका रुख साफ हो गया है। बता दें कि बीते महीने तालिबान के टॉप लीडरशिप के लोग, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे, चाइना गए हुए थे।
उन्होंने वहां चीनी फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे लोगों से बात करी थी। तो दोस्तों, इंटरनेशनल सियासत पर करीबी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ एक गुट बना लेंगे, जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा चाइना और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है? क्या वाकई मोदी सरकार को घेरने के लिए चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ आ रहे हैं? और सबसे अहम बात यह है कि चाइना, रशिया और ईरान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब ला रहा है। जानेंगे इन सभी दावों की हकीकत, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट गेम 100 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में यह तमाशा आज भी जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने से पाकिस्तान इसलिए खुश है क्योंकि इसे वो अफगानिस्तान में भारत की स्ट्रैटेजिक हार के तौर पर देखता है। तो दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान इसे अमेरिका की हार मानते हैं। वहीं साल 2003 में तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप करार देने के बावजूद हाल के सालों में रशिया ने तालिबान और अफगानिस्तान के दूसरे सरकार विरोधी ग्रुप्स के साथ कई दौर की बातचीत करी थी, जिनमें उस वक्त के अफगान सरकार के नुमाइंदे शामिल नहीं हुए थे। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के नेताओं को सिर्फ इस साल मार्च में मॉस्को में हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। जानकारों के मुताबिक रशिया तालिबान की लगातार मदद कर रहा है। उसकी मदद सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद नहीं है, बल्कि पैसे और इंटेलिजेंस के द्वारा भी तालिबान की मदद करी जा रही है। जबकि सोवियत यूनियन ने साल 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया था और उसके सामने अफगान मुजाहिदीन थे, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल था। लेकिन अब रशिया का कहना है कि अफगानिस्तान में उसकी दिलचस्पी सेंट्रल एशिया में अपने सहयोगी मुल्कों की सरहदों की सिक्योरिटी को बनाए रखने तक ही है। लेकिन पर्दे के पीछे रशिया के इरादे कुछ और ही हैं। दरअसल अफगानिस्तान रशिया के लिए एक अहम देश है। अफगानिस्तान इस जियोपॉलिटिकल गेम के बीच में खड़ा है। ये जिस जगह पर है वो इसे एक साथ दिलचस्प और खतरनाक दोनों बना देता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरहदें रशिया के सहयोगी देश तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। रशिया नहीं चाहता है कि इस्लामिक स्टेट उत्तर अफगानिस्तान यानी नॉर्थ अफगानिस्तान तक पहुंचे, जिससे उसके सहयोगियों और उसके अपने इंटरेस्ट पर खतरा आ जाए। रशिया को इस्लामिक स्टेट से ज्यादा परेशानी रही है। वहीं इस्लामिक स्टेट की रशिया और तालिबान दोनों से दुश्मनी रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने की खबरें चाइना के अखबार और न्यूज चैनल्स में सुर्खियां बटोर रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसकी एक फिक्र तो कम हो गई है। चाइना ने कॉपर माइन और अमू दरिया एनर्जी जैसे इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किए हैं। साथ ही अफगानिस्तान में सोना, कॉपर, जिंक और लोहे जैसे कीमती मेटल्स का भंडार है। इसलिए वहां अपने लिए एडवर्स यानी अपने खिलाफ माहौल बनाकर चाइना आने वाले वक्त में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उम्मीद को कम नहीं करना चाहता है। अफगानिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिहाज से अगर देखें तो चाइना की दिलचस्पी उस रीजन में तांबे की माइनिंग यानी खनन को लेकर है। हालांकि चाइना की अपनी सरहद अफगानिस्तान से कम ही लगती है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि चाइना के लिए यह परेशानी की बात है कि अब जब तालिबान ने पूरे मुल्क, पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो उससे यह डर है कि इससे इस्लामिक गुट और मजबूत हो सकते हैं
और सरहद पार करके शिनजियांग में उसकी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक चाइना तालिबान से इसलिए भी हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि वो अपने यहां वीगर मुसलमानों के मसले को लेकर काफी फिक्रमंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के शिनजियांग सूबे में करीब 10 लाख वीगर मुसलमान हैं और शिनजियांग की सरहद अफगानिस्तान से मिलती है। ऐसे में चाइना को डर है कि वीगर मुसलमान और ETIM के मेंबर्स अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। नतीजन उसने पहले ही तालिबान को इस शर्त पर सपोर्ट देने की बात कही है कि वो अफगानिस्तान के किसी हिस्से को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब ईरान के रोल को समझ लीजिए। तो ईरान की सरहदें अफगानिस्तान से लगती हैं। इस रास्ते से नशीले मटेरियल, आर्म्ड ग्रुप्स और लोगों की भी आवाजाही होती है। ईरान और तालिबान के रिश्ते इन्हीं चीजों से तय होते हैं। अफगान और अमेरिकी ऑफिसर्स ने ईरान पर तालिबान को मदद पहुंचाने के कई बार इल्जाम लगाए हैं। उनके इल्जामों के निशाने पर ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान की कुछ फोर्स अपना एक्सपेंशन कर रहा है। उसका मकसद मिलिशिया और दूसरे सियासी गुटों के बीच सपोर्ट हासिल करना है और ईरानी इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है। आपको बता दूं, कुछ फोर्स ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का एक हिस्सा है, जिसे अमेरिका एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। तालिबान और ईरान के रिश्तों की हद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंसूर अमेरिकी ड्रोन हमले में उस वक्त मारे गए थे जब वो ईरान से पाकिस्तान लौट रहे थे। साल 2018 के आखिर में ईरान ने पहली बार इसे पब्लिकली कबूल किया था कि उसने तालिबान के डेलीगेशन की मेजबानी करी है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने पाकिस्तान को भी एक अजीबोगरीब हालात में डाल दिया है। दोनों मुल्कों की तकरीबन 2430 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिसे डुरंड लाइन कहा जाता है। अगर तालिबान अफगानिस्तान को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके चलते कोई क्लियर पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकलने के चलते अफगानिस्तान में कोई डिस्टरबेंस पैदा होता है, तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान भी इस डिस्टरबेंस और मुसीबतों से अछूता नहीं रह पाएगा। अप्रैल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अफगानिस्तान की सभी मुसीबतों के लिए आप तालिबान को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर ऐसी कई ताकतें हैं जो अमन नहीं चाहती हैं। अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत समेत कई देशों ने वहां से अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसी के एम्प्लॉइज को बाहर निकाल लिया है। लेकिन सिर्फ 4 मुल्क ऐसे हैं जिनकी एम्बेसी वहां अभी भी खुली हुई है। ये मुल्क हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। चाइना की तरह तालिबान ने रशिया को यह भरोसा दिलाया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों पर हमला करने के लिए नहीं होने देगा। ट्यूसडे को रशियन राजदूत दिमित्री जिरनोफ ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी करी थी। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान की तालिबान के साथ दोस्ती मोदी सरकार के लिए इस वक्त फिक्र का सबसे बड़ा सबब है। लेकिन रशिया आने वाले दिनों में तालिबान के साथ कैसी डीलिंग रखता है, इस पर मोदी सरकार की निगाहें जरूर टिकी हुई हैं, क्योंकि रशिया के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते पहले से ही हैं। लेकिन पिछले 7 सालों में रशिया के रिश्ते मोदी सरकार के मुकाबले तालिबान के साथ ज्यादा मजबूत हुए हैं। जानकारों का मानना है कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से मोदी सरकार के सामने 3 तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पहली, मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। तालिबान के साथ जुड़े गुट जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क की इमेज अब तक भारत विरोधी रही है। दूसरी, सेंट्रल एशिया में बिजनेस, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के मसले पर मोदी सरकार को काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अफगानिस्तान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है।
तीसरी दिक्कत चाइना और पाकिस्तान को लेकर आएगी, जो पहले से ही तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं और मोदी सरकार के साथ इनके रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।